नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आप लगातार न्यूज़ों में देख ही रहे होंगे कि प्रधानमंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ लगभग जंग के हालात हो ही चुके हैं। तो इस कंडीशन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक्स रो ऑफिसर एन के सूद सर। सूद सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सूद सर, बिल्कुल वार अपने दरवाजे पे आ गया है, तो क्या हालात होंगे अगर वार हो जाता है तो पाकिस्तान का क्या होगा और हमारी कितनी तैयारी है अभी तक? देखिए, तैयारी तो कभी पूरी नहीं होती, लेकिन पीएम मोदी ने डायरेक्ट इंडिकेशन दे दी है। जब उन्होंने 3 डिफेंस के चीफ से मीटिंग की और क्लियर कर दिया, उनको पूरा फ्री हैंड दे दिया कि आपने जो कुछ करना करिए, आप अपना काम करिए जो कुछ करना है। और उनको ये भी कह दिया आपको जो इक्विपमेंट चाहिए जल्दी-जल्दी बताइए ताकि हम उसको प्रोक्योर करते रहें। और वैसे भी हमारी टीमें गई हुई हैं रशिया के अंदर, फ्रांस के अंदर और इवन इज़राइल के अंदर ऑफ द शेल्फ कुछ इक्विपमेंट, कुछ मिसाइल्स या बाकी चीजें खरीदने के लिए खरीदने के लिए तो सारी तैयारी की जा रही है। देखिए, अब वार इनएविटेबल है, लेकिन वार इंडिया पे इंपोज किया पाकिस्तान ने। जब उसने 26 हिंदुओं की हत्या कर दी, उनका धर्म पूछ करके मार दिया, उनको कलमा पढ़ाने की बात की, और ये सारा का सारा वार इंपोज किया गया पाकिस्तान के द्वारा और पाकिस्तान की आर्मी के चीफ द्वारा। देखिए, इंडिया के खिलाफ जब 1965 में वार हुआ था तो अयूब खान थे, वहां के जनरल अयूब खान, पाकिस्तान के मार्शल लॉ, हेड ऑफ मार्शल लॉ, जिन्होंने इंडिया पे अटैक कर दिया। 71 में याहिया खान थे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। और 1999 में जब कारगिल हुआ तो नवाज शरीफ वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उनको बगैर बताए मुशर्रफ ने वहां पे चढ़ाई कर दी, कारगिल के ऊपर जो चोटियां वहां पे कब्जा कर लिया। तो तब ये वार स्टार्ट हो गया, हाफ वार था। लेकिन अब ये वार जो स्टार्ट किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से और आसिम मुनीर के द्वारा, उनकी अपनी हालत खराब, अपनी कंट्री के अंदर, कल पाकिस्तान के अंदर टर्मोइल चल रहा है। लेकिन उन्होंने जो वार स्टार्ट किया है, उन्होंने इमेजिन नहीं किया होगा कि वार इस टाइप से हो। उन्होंने सोचा कि इंडिया के ऊपर हम अटैक करेंगे तो इसके ऊपर हमें बड़ी वाहवाही मिलेगी, स्पेशली मुस्लिम कंट्री से, और स्पेशली जो इंडिया के अंदर मुसलमान बैठे उनसे सपोर्ट मिलेगी। लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। और अब हालत उनकी हो गई, उनको डर लगा कि इंडिया हमारे जो टेररिस्ट कैंप है उन पे अटैक कर देगा, और इसीलिए उन्होंने अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर दिया एलओसी के ऊपर, उनको बचाने के लिए, टेररिस्टों को बचाने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं वो तो हमारे हीरोज हैं। तो अब जो वार है वो इस टाइप से जा रहा है कि पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा। और जी। इंडिया का एक एजेंडा है कि वार को खत्म करो, ताकि जो 75 साल ताकि जो पिछले 75 साल से इंडिया को परेशान किया जा रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटी की जा रही है, उसको खत्म करो। और पीएम मोदी उस टाइम पे सऊदी में बैठे थे, वहां से वापस आ गए। और इस टाइम पे पूरी तैयारी चल रही है वार की। तैयारी कभी पूरी नहीं होती है। देखिए, एक और बात मैं बताऊं आपको कि जब वार लड़ा जाता है तो प्रॉपर तरीके से लड़ा जाता है। मैं आपसे बात करूंगा पानीपत के वार की। जब थर्ड जी। वार ऑफ पानीपत था तो मराठा की बहुत बड़ी फोर्स थी, वो महाराष्ट्र से दिल्ली आ गए, दिल्ली के तख्ते को बचाने के लिए, और वहां से अपने साथ 1 लाख लेडीज को ले आए। एक लेडीज को इसलिए साथ ले आए कि साथ में हम टूरिज्म करेंगे, रिलीजियस टूरिज्म करेंगे हरियाणा के अंदर जाकर के। और जब अब्दाली ने यमुना पार कर ली, अब्दाली जो अफगान का से आया था, अफगानिस्तान से, उसने यमुना पार कर ली, जबकि यमुना में बहुत ज्यादा पानी था। तो जो मराठे थे वो एक तरीके से एक्सपोज हो गए, ओपन लैंड में थे, और अब्दाली ने उनको घेर लिया और मराठे वार हार गए, क्योंकि 1 लाख लेडीज को बचाने के चक्कर में बहुत सी फोर्सेस तो वहीं लग गई उनकी, और बहुत सी लेडीज को उठा के ले गए थे। उस टाइम पे बलूचों ने भी इनका साथ दिया था, बलूची अपने साथ लेके आए थे जो अफगानी थे। तो आज भी बलूचिस्तान के अंदर बहुत से हिंदूस हैं जो नेचुरली मुसलमान तो बन गए, लेकिन उनकी सिंपैथी हिंदुस्तान से है। तो ये जो गलतियां होती हैं बड़ी भारी पड़ती हैं, और जिस तरीके से आसिम मुनीर ने ये गलती की है वो भुगतेगा। और दूसरी बात क्या है, पाकिस्तान की माली हालत। देखिए, वार लड़े जाते हैं जब आपके पास, आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, मिलिट्री स्ट्रांग हो। पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक है, और मिलिट्री के हिसाब से लगाओ तो पाकिस्तान की आर्मी हमारे से आधी से भी कम है, वो बात अलग है। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब होने की वजह से क्या है, इंडिया ने यहाँ पे जो सिंधु जल समझौता था उसको कैंसिल कर दिया, और पानी रोकने की बात चल रही है, पानी को रोका जा रहा है, कोशिश की जा रही है कैसे कैसे पाकिस्तान का पानी रुके। और पाकिस्तान का पानी रुकने के साथ साथ वहां पे दिक्कत आ जाएगी। लेकिन साथ में पाकिस्तान के अंदर कुछ डैम है, जैसे मंगला डैम, वो तो कहते हैं डिफंक्ट होने जा रहा है,
क्योंकि वहां पे पानी नहीं होगा तो बिजली प्रोड्यूस नहीं होगी। जब बिजली प्रोड्यूस नहीं होगी तो इनकी इकोनॉमी और ज्यादा खराब होगी, लोगों को बिजली नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे लोग और ज्यादा भड़क जाएंगे, स्पेशली आसिफ मुनीर के खिलाफ। आसिफ मुनीर इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर फेवरेट नहीं है, या फेमस नहीं है, या उनके सपोर्ट नहीं है, और इसलिए उन्होंने पंगा तो ले लिया हिंदुस्तान से। लेकिन हिंदुस्तान इसको कैसे टैकल करेगा, किस तरीके से वार करेगा, ये गवर्नमेंट जानती है, हमारी आर्मी जानती है, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी जानती है। लेकिन ये बात जरूर है कि पाकिस्तान ने बड़ी भारी गलती कर दी। लेकिन दूसरी गलती पाकिस्तान ने क्या कर दी, पाकिस्तान ने कहा जी जब हमने सिंधु जल को खत्म किया तो पाकिस्तान को कुछ करना था तो था, और कहा जी हम जो है ना, जो शिमला एग्रीमेंट है उसको कैंसिल करते हैं। सोचा नहीं क्या इंपैक्ट होगा। शिमला एग्रीमेंट में क्या था कि म्यूचुअल बात की जाएगी दोनों कंट्रीज के बीच में, वो तो पाकिस्तान वैसे ही वायलेट करता था, बार बार चला जाता था यूएन के अंदर इस इश्यू को उठाने के ऊपर। साथ में जो जिस कंट्री में भी पाकिस्तान के पीएम जाते थे, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, वहां पे इशू उठाते थे। एक बार श्रीलंका के अंदर गए थे इमरान खान, और वहां के पार्लियामेंट के अंदर स्पीच देने वाले थे, तो इंडिया ने श्रीलंका से कहा ये कश्मीर का इशू उठाएंगे, इनको बोलने मत दो, उनको बोलने नहीं दिया। टर्की के प्रेसिडेंट आए थे पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर उनको आकर के सपोर्ट करनी शुरू कर दी उन्होंने कश्मीर इशू के ऊपर, और यूएन के अंदर भी सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान को आज दो कंट्री सपोर्ट करती है यूएन के अंदर कश्मीर इशू के ऊपर, एक है चाइना, एक है टर्की। मलेशिया ने कुछ टाइम किया था तो इंडिया ने उसकी कमर कस दी, चाबी घुमा दी कि तुम्हारी ट्रेड बंद कर दी। आज ओआईसी ने भी इस जो इशू है, जो मैसेकर है, उसको क्रिटिसाइज किया है, यानी कि ओआईसी पाकिस्तान के साथ नहीं है, इंडिया के साथ है। तो जो पाकिस्तान की सिचुएशन है खराब है, पाकिस्तान वार जीत नहीं सकता, उसकी कैपेबिलिटी नहीं वार जीतने की। हाँ, इंडिया के अंदर टेररिज्म फैला रहा था, वो उसकी कैपेबिलिटी थी, वो कर सकता था। लेकिन अब एक मौका मिल गया हमें, एक तो सिंधु जल को खत्म करना, जो समझौता था सिंधु जल संधि, उसको खत्म करना। नहीं तो हम बड़े पछता रहे थे, क्या बड़ी भारी गलती कर दी, नेहरू की गलती को आज तक भुगत भी रहे हम। दूसरा मेन कि पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंसी को खत्म करना, वो भी इंडिया को मौका मिल गया। और तीसरी बात, पाकिस्तान ने जो शिमला समझौता कैंसिल किया, उससे बड़ा मौका मिल गया, क्योंकि पीओके जो पीओके एक इशू था शिमला एग्रीमेंट के अंदर भी, वो बॉर्डर खत्म हो गया, तो इंडिया कभी पीओके ले सकता है। मैं ये नहीं कहता कि हम डायरेक्टली पीओके लेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली पीओके पे हमारी नजर है और पीओके लेके रहेंगे, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तो पाकिस्तान का जो है, जो इनकी लीडरशिप है, गलतियां करती है। देखिए क्या है कि जो हमारे जनरल्स होते हैं, हमारे जनरल काम करते हैं लड़ाई का, प्लानिंग करते हैं, लेकिन और उनको पूरी सपोर्ट करती है पॉलिटिशियन की। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जनरल खुद डिसाइड करते हैं वार करना है, और पॉलिटिशियन की उनको सपोर्ट हो ना हो, उन्होंने वार करना ही है। जैसे इस टाइम पे जब कारगिल हुआ तो शहबाज शरीफ इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तब भी उन्होंने वार किया। और अब नवाज शरीफ थे उस टाइम पे, इस टाइम पे शहबाज शरीफ की हालत नहीं है कि उनको सपोर्ट करें, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनको चुपचाप बैठना पड़ेगा। वो तो जाके हॉस्पिटल में छुप गए। और देखिए इनका हालत क्या है कि जनरल्स ने अपनी फैमिलीज को तो पहले भेज दिया यूके, बाकी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, और इवन जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने भी अपनी फैमिली को भेज दिया। आईएसए के चीफ ने अपनी फैमिली को भेज दिया, यानी कि इन्होंने पहले डिफीट मान ली है। और दूसरी बात क्या है कि आसिम मुनीर की शक्ल नहीं दिख रही, ये कहा जाता है बंकर में छुपे हुए हैं, और शहबाज शरीफ बैठे हैं इस टाइम पे हॉस्पिटल के अंदर। तो पाकिस्तान अपने आप डिफीट एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया उसको कैसे पूरे तरीके से डिफीट करेगा, कैसे इंडिया उसको सबक सिखाएगा, वो देखने वाली बात है। और बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान कैसे होता है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी हालत वैसे खराब है, फिर पाकिस्तान ने एक और गलती कर दी, इंडिया की और फ्लाइट्स बंद कर दी। उससे क्या हमें तो फर्क पड़ा, लेकिन पाकिस्तान को भी तो फर्क पड़ा, क्योंकि एक ट्रेन अगर ऊपर से जाता था इंडिया का, तो उससे पाकिस्तान को $700 से $800 मिला करते थे, वो बंद हो गए। पाकिस्तान को वैसे ही $1 बिलियन की जरूरत है आईएमएफ से, और झगड़ा होने से पाकिस्तान को ना तो पैसे देगा यूएस, ना पाकिस्तान को पैसे देगा सऊदी, ना पाकिस्तान को यूएई पैसे देगा, ना पाकिस्तान को आईएमएफ, ना पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक पैसे देगा। टर्की के पास तो पैसे है ही नहीं, और चाइना पैसे देगा तो चाइना तो देने का तैयार है, ले लो हमसे जितनी भीख चाहिए। चाइना जो पैसे देता है वो देता है $5 बिलियन के इंटरेस्ट पे, और वो देते हैं युआन के अंदर। जब उसको डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है वो 7% हो जाते हैं। तभी तो पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक हालत खराब कर चुका है, चाइना से लोन लेके, चाइना से भीख मांग के। सर अभी जो चाइना है और टर्की है, पाकिस्तान को कुछ एम्यूनेशन भेज रहे हैं या सहायता कर रहे हैं, तो इसके लेकर इंडिया का क्या स्टांस होगा, क्या इनको रोका जाएगा? देखो हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन बहुत से लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या चाइना और टर्की वार में कूद जाएंगे। कोई किसी के लिए वार में नहीं आता। टर्की की तो हालत ही ऐसी नहीं कि वार में कूद जाए, टर्की हमारे से मुकाबला ही नहीं कर सकता, दूर भी बैठा है।
और चाइना हमारे से बॉर्डर रखता है, लेकिन चाइना की हिम्मत नहीं इंडिया से वार करने की। और चाइना क्यों वार करेगा? चाइना का काम है लूटना। चाइना ने पाकिस्तान को लूटा और चाइना को पता है कि अगर मैं वार में कूद जाऊंगा तो चाइना की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। पहले ही उसने यूएस ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं। अगर चाइना इंडिया से वार स्टार्ट करता है तो उनकी जो 80% ट्रेड है वो पास करती है इंडियन ओशन से, इंडिया उसको ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि एक हमारा लक्षद्वीप पे नेवल बेस है जहां से ट्रेड पास करती है, एक काराबार नेवल बेस है जो आपके कर्नाटका के अंदर है, एक हमारी अंडमान निकोबार के ऊपर हमारी ट्राई सर्विस बेस है जहां पे हमारी नेवी बड़े स्ट्रेंथ में बैठी है और मलक्का स्ट्रेट के क्लोज है। हम मलक्का स्ट्रेट को कभी बंद कर सकते हैं और चाइना की ट्रेड को रोक सकते हैं। इसलिए चाइना कोई पंगा लेगा नहीं। चाइना कोशिश कर रहा था कि उनका ग्वादर पोर्ट से ट्रेड हो सके, वो सीपीसी के अंदर वो भी काम पूरा नहीं हुआ हो सका। तो चाइना पंगा तो लेगा नहीं, हाँ पाकिस्तान को मदद करेगा, पाकिस्तान को मिसाइल देगा, पाकिस्तान को आर्म्स देगा, पाकिस्तान को एमुनिशन देगा, टर्की भी इनको दे रहा है। देखिए इस टाइम पे टर्की से 5 से 7 इनके ग्लोब मास्टर पाकिस्तान के अंदर लैंड कर रहे हैं डेली, और इवन टर्की से बहुत से प्लेन आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, चाइना से, वो भी इनको सामान दे रहे हैं। लेकिन उससे में फर्क नहीं पड़ता, हम इक्विप्ड है, अच्छा हमारे पास एमुनिशन का स्टोरेज है और हम भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम पाकिस्तान हमारे किसी तरीके से मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान को हारना है। और दूसरी बात है कि ना तो टर्की कूदेगा इस वार के अंदर, ना कूदेगा ना चाइना। जब 71 का वार हुआ था तो पूरे वर्ल्ड ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। इनको सऊदी ने 400 टैंक दिए थे, ईरान ने 400 टैंक दिए थे, कुछ अरब कंट्री इनको पैसे दे दिए थे, यूएस इनको आर्म्स दे रहा था, फ्रांस इनको आर्म्स दे रहा था, यूके इनको आर्म्स दे रहा था। और इन्होंने तो अपनी 7th फ्लीट भेज दी थी यूएस ने, इवन ब्रिटिश ने अपनी नेवल फ्लीट भेज दी थी इंडिया को काउंटर करने के लिए। लेकिन रशियन सबमरीन उस टाइम पे सी में आ गई और इस सबके सब भाग गए। इस टाइम पे कोई इनको सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ आर्म एमुनिशन दिए जाएंगे चाइना के द्वारा, टर्की के द्वारा, लेकिन वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे वैसे बहुत ज्यादा बर्डन डाल देंगे और इससे आगे कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि कोई किसी की लड़ाई भी नहीं कूदता, कोई किसी के बीच में आता नहीं, ये तो बात पक्की है। सो सर अभी अगर पाकिस्तान को इंडिया हरा देगा, या कितने दिन में हम ये जंग जीत सकते हैं पाकिस्तान के साथ? देखिए अगर इनसे नॉर्मल वार होती है, इनका जो पहला चीज था पाकिस्तान आर्मी का, उसने कहा हम 6 दिन से ऊपर इंडिया के सामने खड़े नहीं हो सकते, 6 दिन के अंदर हम टोटल डिफीट हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि इवन पाकिस्तान 6 दिन ठहर सकता है। आप 65 का वार देखिए, पाकिस्तान बहुत ज्यादा मजबूत था इंडिया से, आर्म्स ज्यादा थे, एमुनिशन एडवांस थे, इनके पास एयरफोर्स थी, हमारे पास तो एयरफोर्स नेग्लिजिबल थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के प्लेन्स थे हमारे पास जो रात को उड़ नहीं सकते थे, सिर्फ 2 MiG-19 आए थे इंडिया के पास उस टाइम पे, क्योंकि यूरोप हमको आर्म्स देता नहीं था और नेहरू ने कोई कोशिश नहीं की कभी आर्म्स प्रोड्यूस करने की इंडिया के अंदर। और वर्ल्ड वार के टाइम में सारा का सारा जो टैंक वगैरह थे पाकिस्तान को चले गए थे, क्योंकि वो डिप्लॉयड थे अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास, तो हमारे पास तो था कुछ नहीं। लेकिन हमारे सोल्जर्स की कैपेबिलिटी, हमारे जो लीडर्स हैं, स्पेशली आर्मी के लीडर्स, उनकी सूझबूझ, उसकी वजह से पाकिस्तान को डिफीट कर दिया। जब 71 का वार था तब तो हमने 13 दिन के अंदर पाकिस्तान को टुकड़े कर दिए थे और हमारी फोर्सेस राजस्थान के अंदर चली गई थी, लाहौर तक तो पहुंच चुके थे 65 में भी और 71 में भी। तो अब अगर वार चलेगा तो इसका डिसीजन हो जाएगा 3 दिन के अंदर और मैक्सिमम 5 दिन के अंदर पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ेगा। वैसे ही पाकिस्तान की आर्मी के लोगों ने रिजाइन करना शुरू कर दिया, बहुत से ऑफिसर्स पाकिस्तान की आर्मी के, बहुत से सोल्जर्स को रिजाइन कर चुके हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान की आर्मी से या उनके जनरल से नाराजगी है कि किस टाइप का डिसीजन है ये, खुद मारना। आप देखिए जब बलूचियों ने इनके आर्मी के लोगों को पकड़ लिया था एक ट्रेन के अंदर, 114 लोगों को मार दिया बलूचियों से, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी उनको बचाने नहीं आई, वो भी अपने सोल्जर को बचाने नहीं आई। तो आप सोच सकते हैं कि सोल्जर को क्या भरोसा है इनके जनरल के ऊपर। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर जब वार होगा तो वैसे तो पहले दिन सब पता चल जाएगा कि क्या वार है। पाकिस्तान सिर्फ बार बार जो शोर मचाता है न्यूक्लियर वेपन्स का, या न्यूक्लियर आर्म्स है हमारे पास, क्या उसको यूज कर सकता है पाकिस्तान? क्या उसको वर्ड यूज करने देगा? और करेगा तो क्या होगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा पाकिस्तान का। तो इसलिए वार इंडिया जीतेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और डिसिसिवली जीतेगा। और हमारे लिए पाकिस्तान को इस टाइम पे पाकिस्तान को हराना तो इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पाकिस्तान के टुकड़े करना। जी। अगर पाकिस्तान के टुकड़े होंगे तभी पाकिस्तान ये अपनी हरकतें बंद करेगा, नहीं तो पाकिस्तान दोबारा खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे जो इंडिया इसमें बात कर रहा है। एक तरफ जाएगा बलूचिस्तान, पीओके तो इंडिया के साथ मिल जाएगा, और खैबर पख्तूनख्वा ले जाएगा आपका तालिबान या अफगानिस्तान, फिर रह जाएगा सिंध, सिंध अलग हो जाएगा, और बाकी रह जाएगा पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान की,
वो लैंड लॉक्ड होगी, ना उसके पास पानी होगा, ना उसके पास बिजली होगी, ना उसके पास रिसोर्सेज होंगे। तो पाकिस्तान एक तरीके से डिफंक्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और आज हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान बर्बाद हो। अगर पाकिस्तान बर्बाद होगा तभी हम सर्वाइव करेंगे, नहीं तो ये काम चलता रहेगा। आज 75 साल तक चल रहा है, अगले 100 साल तक ये काम चलता रहेगा। दूसरी बात, पाकिस्तान के खत्म होने से या टूटने से फर्क क्या पड़ेगा? बांग्लादेश, जहां पे यूनुस जैसा घटिया आदमी बैठा है, वो अपनी आंखें नहीं उठा पाएगा ऊपर में, और बांग्लादेश के अंदर जो चीज चल रही है वो खत्म हो जाएगी। और बांग्लादेश जो इंडिया को धमकी देता है बार बार, वो कुछ कर नहीं पाएगा। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, मॉरिशस, मालदीव छोटी सी कंट्री है, ना उनके पास आर्म्स है ना एमुनिशन है, कुछ नहीं, फिर भी इंडिया को आंख दिखाता है। वो भी ऐसा काम नहीं करेगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम बैठे हैं, जो जिनका एंटी इंडिया एटीट्यूड है, उनका एजेंडा खत्म हो जाएगा। ना उनको पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, गल्फ तो उनको सपोर्ट करता नहीं है, और उनको अपना कोई मास्टर नहीं मिलेगा जो उनको एक्सप्लॉइट कर सके। जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो कांग्रेस बैठी है, समाजवादी पार्टी बैठी है, टीएमसी बैठी है, वो क्या करेगी? किससे वोट मांगेगी? ये मुस्लिम तो फिर वोट देंगे नहीं उनको। तो मुझे लगता है कि इंडिया की जितनी प्रॉब्लम बैठी है वो सॉल्व हो जाएगी पाकिस्तान के साथ वार करके, पाकिस्तान को खत्म करके। और ये हमारे लिए कंपल्शन बन चुकी है। सूद सर, अभी पाकिस्तान के कुछ वेब चैनल और सैटेलाइट चैनल भी बंद किए गए हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये वॉर के टाइम में किया जाता है, क्योंकि वहां पे गलत प्रोपेगेंडा करते थे पाकिस्तान के लोग, उसको बंद कर दिया। इंडिया के अंदर भी एक दो चैनल वो भी बंद कर दिए गए। फिर इंडिया के अंदर एक गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि जब 26/11 हो रहा था तो बरखा दत्त जाके वहां पे वीडियो बना रही थी पूरी इंसिडेंट का, और वहां पे पूरा लाइव चैनल चल रहा था, लाइव डिटेल चल रही थी, पूरा दिखाया जा रहा था पाकिस्तान के अंदर भी। और स्पेशली जो कंसंट्रेशन थी वो थी कि यहाँ पे कमांडो चाह रहे हैं, खिड़की में बैठा इस कमांडो फलानी जगह के अंदर, जिससे कमांडोज को पूरी इंफॉर्मेशन पास ऑन की जा रही थी, और उससे हमारा नुकसान हुआ। फिर कारगिल वार हुआ, तब भी बरखा तक गई थी वहां पे एक सैटेलाइट फोन लेकर के, एक कश्मीरी था उसके साथ जो मुस्लिम था, और वहां जाके पूरी टेलीकास्ट कर रही थी, लाइव टेलीकास्ट कर रही थी। और वो परमिशन किसने दी? एक रॉ के सीनियर ऑफिसर ने पाकिस्तान हमारी आर्मी के चीफ्स को फोन किया, पीपी मलिक को, कि इनको जाने दो। और जाके जब उसने पूरी इंफॉर्मेशन बात कर रही थी, अपना लाइव चैनल कर रही थी, तो उसने कहा जी यहाँ पे एमुनिशन डिपो है, और कुछ देर के बाद वो डिपो को उड़ा दिया गया। तो गवर्नमेंट ने इस टाइम पे कह दिया कोई भी लाइव बात नहीं करेगा, कोई भी आर्मी के मूवमेंट के ऊपर वीडियो नहीं बनाएगा, इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो ये एक इंडिया ने स्पेशली प्रिकॉशन ले ली है, क्योंकि एंटी इंडिया एलिमेंट्स ऐसा काम करते हैं बार बार। जी। सूद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और मैं हमारे व्यूवरशिप कहना चाहूंगा, सूद सर का भी एक बहुत अच्छा चैनल है, आप उनके साथ भी जुड़िए, ISRG.NK सूद सर, आप उनके साथ भी जुड़िए और देखते रहिए हमारे साथ, हम आपको ऐसी सूचनाएं लाकर देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।